हेलो बच्चों, मैं अनंसा शर्मा। मैं आज आप लोग को बिहार बोर्ड कक्षा 7 की विज्ञान बुक के प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो हमारा प्रथम पाठ है जल और जंगल। कौन है? जल और जंगल। अभ्यास देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। हमें बताना है कि जो यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिया हुआ है वो सत्य है अथवा असत्य है। क, वर्षा जल का चरम स्रोत है। क्या होगा ये? सत्य। ख, देखिए, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। ये क्या है? असत्य है। ग, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। क्या होगा इसका भी? असत्य। दूसरे नंबर पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग करते हैं। क्या होगा इसमें? ट्यूबवेल और हैंडपंप। ख में जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। इस खाली जगह में क्या आएगा? ठोस, द्रव और गैस है। ग में भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। क्या होगा? भौम जल स्तर। घ, वन से हमें डैश और खाली जगह का लाभ होता है। औषधीय पौधे और इमारती लकड़ी। 4 नंबर देखिए, वन में क्षयवान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। किसको? मिट्टी को। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उत्तर क्या होगा? भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। भौम जल का स्रोत वर्षा का जल होता है। ये जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों के दरारों तथा कठोर चट्टानों की परतों को भर देता है। इस प्रकार से भूमि के अंदर संचित जल भूमिगत जल कहलाता है। अब भूमिगत जल नलकूपों अथवा हैंडपंपों और बोरिंग द्वारा निकालकर सजीवों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए जल वाष्पित होकर बादल का रूप ले लेता है, जो वर्षा जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। फिर यह जल रिसकर भूमिगत जल का निर्माण करता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। ठीक है बच्चों। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौम जल के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। ठीक है, उत्तर देखिए, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। पहला, भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा के जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि, वन आरोपण आदि से भी भौम जल स्तर में गिरावट आती है। तीसरे देखिए, साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक है। ठीक है बच्चों। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। उत्तर देखिए, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए निम्न कदम उठाएंगे। पहला, इसके लिए हम बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि का इस्तेमाल करेंगे। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बर्बादी नहीं हो पाती है। दूसरा देखिए, यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा बगीचे में ले जाकर स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करें, तब भी जल की खपत कम होगी। ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। उत्तर, वनों से प्राप्त होने वाले 7 उत्पादों के नाम निम्नलिखित है। औषधीय उत्पाद, ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, मसाले, गोंद, लाह और फल। 7वां देखिए, वनों से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। क्यों? समझाइए।
उत्तर देखिए, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, अर्थात वन वन्य संपदा का भंडार है। वनों से हमें औषधियां, लकड़ियां तथा अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। वनों में पेड़ की सूखी पत्तियां, घास फूस भी व्यर्थ नहीं होते हैं, वो भी ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीव जंतु को आश्रय, भोजन तथा पोषण आदि के लिए हमें वनों पर निर्भर करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। देखिए, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? उत्तर देखिए बच्चों, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपों की सहायता से उन्हें देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव अथवा अपघटक कहते हैं। अपघटक वन के अपशिष्ट पदार्थों जैसे पेड़ की सूखी पत्तियों को सड़ा गलाकर ह्यूमस बनाते हैं, जिससे वन भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और उस भूमि पर नए पौधे का विकास होता है। मरे जीव जंतु को भी अपघटक रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, जिससे वनों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा जीवों की वृद्धि में भी अपघटक सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 9th क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। उत्तर, वनों में बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वायु में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह ऑक्सीजन श्वसन में और जीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। इस प्रकार वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। देखिए, क्या ऑक्सीजन जंतु से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये पादप को, फिर ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है बच्चों, नाउ इट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।